हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। भूख से, गरीबी से, चोरी से, बदमाशी से, डकैती से, दुनिया की जितनी समस्याएं हैं सबका जड़ में कौन है? इसको कंट्रोल करो, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। क्या हाँ, पहला नंबर पे यूपी है, समझ गए? तो आप बिहार वाले भी कम थोड़े ना है। चलिए प्लीज बातचीत अब बंद कर दिया जाए, बातचीत बंद कर लें और क्लास की शुरुआत हम कर ही देते हैं। और आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ लीजिएगा बाद में, या भी पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखो भाई, जनसंख्या को जिस विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अंग्रेजी में डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हिंदी में भी डेमोग्राफी है, लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिए, जनसंख्या का अध्ययन जिस बुक में करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन जिस बुक में करते हैं उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। अंग्रेजी में बोलते हैं जनांकिकी। अंग्रेजी में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? जनांकिकी। जनांकिकी, जनांकिकी, अंग्रेजी में डेमोग्राफी। पर एग्जाम हॉल में आपको हिंदी में भी दे देगा, ऑप्शन में डेमोग्राफी हिंदी में भी लिख देगा और अंग्रेजी में भी लिख देगा डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी ही आप लोग याद करिएगा और आपके मन की संतुष्टि के लिए जनांकिकी भी याद कर लीजिएगा। इस सर थोड़ा हिंदी ही बता दीजिए। देखिए, जनगणना की बात करें तो सबसे पहले हम जनगणना का थोड़ा इतिहास बता देते हैं और फिर दो इंपॉर्टेंट थ्योरी आज हमको बताना है। वो थ्योरी है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और दूसरा है हमको बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले जनसंख्या का इतिहास हम लोग देख लें। जनसंख्या का इतिहास, जनसंख्या का इतिहास देख लें। अगर बात कर लें तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा विश्व की जनसंख्या की बात आप करें, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। विश्व की जनसंख्या की बात यदि आप करते हैं तो विश्व की जनसंख्या 1830 में कुल मिला के 1 करोड़ था। 1 करोड़ नहीं, सॉरी, 1 अरब था। कितना था? 1 अरब, यानी 1 बिलियन। अंग्रेजी में क्या होता है? 1 बिलियन। मिलियन मान 10 लाख और 1 करोड़ मतलब बिलियन हो जाता है। अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? पूरे दुनिया की जनसंख्या 1 अरब। सोच लीजिए कितना साल पहले, आज से कितने साल पहले? 1830, 1930, 2030 आने वाला है, 800-9 साल बाद, सब मिला के लगभग 200 साल पहले, यानी 192 साल पहले, लगभग 192 साल पहले दुनिया कब बनी? आज से 5 लाख साल पहले इस धरती का निर्माण हुआ, इंसान धरती पर आया और 5 लाख साल लग गए इंसान को 1 अरब होने में, 1 बिलियन होने में। 5 अरब साल लग गए 1 बिलियन होने में। प्रोग्रेस देखिए कैसे होगा। और आप जानते हैं कि ये जो समय है ये औद्योगिक क्रांति का समय है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय है। और इस रेवोल्यूशन ने कुछ नहीं किया, एक काम किया, हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर कर दिया। इस रेवोल्यूशन ने लोगों के पास पैसे आ गए, वैज्ञानिक आविष्कार होने लगा, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गए, जिससे जनसंख्या जैसे बढ़ रहा तो ऐसे ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि 1830 में कुछ पंख लग गया या कुछ ऐसा हो गया, नहीं, जितना बढ़ रहा था पहले उतना ही बढ़ रहा है। लेकिन 30 तक आते आते हेल्थ फैसिलिटी जितना बेहतर हो गया कि जो लोग मरते थे, पहले क्या था, इससे पहले हेल्थ फैसिलिटी थी ही नहीं, न तो हेल्थ के उपकरण का आविष्कार हुआ था, न कोई बढ़िया दवाई बना था। जितने लोग जन्म लेते थे उतने मर जाते थे, तो टेंशन नहीं था। चलो कंट्रोल है, जितना जन्म लिया उतना मर गया, ये शुभ बात है, अच्छी बात है। कि जितना जन्म ले रहा है उतना मरते जा रहा है, ठीक है, अच्छा बात है, जनसंख्या कंट्रोल है।
अब मरने का मतलब ये नहीं कि जो जन्म ले रहा है वही मर जाए, जन्म लिया तो कुछ और भी बूढ़ा बूढ़ी भी मर सकते हैं। तो जनसंख्या कंट्रोल था, लेकिन 30 में क्या हुआ कि जनसंख्या उसी गति से बढ़ रहा था, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी के दुरुस्त होने के कारण, पोषण के जो आधार था, जैसे न्यूट्रिएंट्स जहाँ से मिलते थे, खाना पीना अनाज, उसका उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ा। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद तो जो लोग मरते थे ना, वो मरना बंद हो गए। ये अशुभ हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मरना जरूरी है इंसान को, नहीं? आप जानते हैं कि पढ़ाएंगे आपको, इस बार क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में आया है जीएस में कि पॉपुलेशन डिविडेंड से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि 0 से 14 साल का बच्चा प्रोडक्टिव नहीं होता और 65 साल से ऊपर के बूढ़ा प्रोडक्टिव नहीं होता। ये दोनों बोझ होते हैं 15 से लेकर 65 साल तक के लोगों पर। 15 से लेकर 65 साल के लोगों पर क्या होते हैं? ये आर्थिक बोझ होते हैं। अब आपके सर बूढ़े हमारे बोझ थोड़े ना होते हैं सर, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो ये सब बोझ हैं। लेकिन 1 से 14 वाला अगर बोझ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे चल के संसाधन बन जाएगा। लेकिन 65 के बाद वाला वो बोझे रह जाएंगे अंतिम तक। तो उनको चाहिए कि कम से कम 80 साल में निकल लें, अगर इज्जत से निकलना है तो। और घर में अगर बेइज्जत से निकलना है तो फिर 100 साल तक जिए। तो 100 साल तक जीने के बाद दिमाग भी काम नहीं करता, कुछ कुछ बोलेंगे और नई उम्र के बच्चे सहेंगे नहीं, कुछ बोल देंगे आपको तो बुरा लगेगा। तो कहने का मतलब है कि 80 साल में बुजुर्गों को निकल लेना चाहिए, मेरे अनुसार नहीं, इकोनॉमी के अनुसार। हाँ, मेरा मानना है कि माता पिता बुजुर्ग आपके ओल्ड इज गोल्ड धरोहर होते हैं। वो आपको ज्ञान जो देते हैं, अनुभव का ज्ञान, वो आपके जीवन में प्रॉब्लम से निकालने में मदद करते हैं। तो उनका केयर करना आपका फर्ज है, इतना बड़ा किए बना करके। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। लेकिन इकोनॉमी क्या कहता है कि बूढ़ा को 80 साल में अगर देश का इकोनॉमी थोड़ा सा ठीक करना है तो हर एक बूढ़ा को आइए 80 साल में मर जाना चाहिए है। चलिए जाने दीजिए, हम कह रहे भैया कि ठीक है। अब सुन लीजिए मेरी बात ना, इंडिया में तो बूढ़ा मरता भी है। आप यूरोप में चले जाइए, यूरोप में बेल्जियम चले जाओ, आप चले जाओ नॉर्वे, स्वीडन, वह 95 साल 97 साल तक बूढ़ा मरता ही नहीं है। और वो भी देखिए 95 साल का बूढ़ा पार्क में जाता है घूमने के लिए सुबह सुबह, और डेली मॉर्निंग वॉक करता है, किस लिए? फिट रहने के लिए। और वाइफ नहीं है, मर गई पत्नी, टहल रहे हैं। और उधर से एक पत्नी भी आई है जिसका पति नहीं है, वो भी टहल रही है। दोनों 95 साल के हैं। दोनों कितने साल के हैं? 95 दोनों की शादी हो गई फिर से। अब शादी करने के बाद ऐसे भी इंसान 2 साल और जिंदा रहता है, 2 साल और बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि हालांकि इंडिया में इसका उल्टा है, आदमी 2 साल एज कम हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि पॉपुलेशन डिविडेंड से इस बार सवाल आया कि भारत में जो पॉपुलेशन डिविडेंड है यानी कार्यकारी जनसंख्या है, वो किस वर्ष तक 100% को पहुंच जाएगा। मतलब कार्यकारी जनसंख्या 100% प्रोडक्टिव हो जाएगा किस साल तक। इस बार मेंस का सवाल था कि पॉपुलेशन डिविडेंड क्या होता है और किस वर्ष तक पॉपुलेशन फंड के अनुसार, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत का जनआंकिकी जो है वो कितने साल तक 100% प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार का देखिएगा, मेंस का सवाल 66वीं सेकंड पेपर का जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, उसमें जाकर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम बताएंगे क्या होता है। तो 30 में हमारा जनसंख्या कितना था? 1 अरब। आज इंडिया अकेले 1 अरब 33 करोड़ है। पूरी दुनिया 1 अरब था आज से 192 साल पहले, पूरी दुनिया 1 अरब। 1930 100 साल निकला, पूरे 5 लाख साल लग गए 1 अरब करने में। अब देखिए 100 साल निकला, मात्र 100 साल 2 अरब, मतलब 100 साल में कितने हो गए? 2 बिलियन। जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो इसको आप लिख देंगे लाइन से तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगी। लड़का एक विश्व की जनसंख्या के प्रोग्रेस भी जानता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। बताइए 5 लाख साल में जो कार्य हुए इस बार कितने साल में हो गए? पहले भी उतने ही कार्य हो रहे थे पर लोग मर जाते थे, इस बार मर नहीं रहे तो जिंदा बच जा रहे हैं। अब आइए 1930 हो गया, 1830, 1960, रुको ना भाई, 1960 कितना अरब हुआ? 3 अरब, 3 बिलियन। जितना लिख रहा हूं वही सही है, 3 बिलियन। यानी इस बार वही काम 5 लाख सालों का काम करने में जी न मिलने में 10 लाख। और
हम क्या लिख रहे हैं? बिलियन। क्या लिख रहे हैं? बिलियन। अब बिलियन माने 1 करोड़, इसी 1 अरब हो गया। अब आइए 19 अभी प्रोग्रेस देखते जाइए आप। 1975 में 4 अरब, इस बार 15 साल में ये काम हो गया। सोचिए कितना गति से बढ़ रहे हैं। ये प्रोग्रेस हमारा है, रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। 1900 इस बार आधा नहीं होगा, पता चला कि ऐसे ही आधा होते जाए तो हर सेकंड फिर 1 अरब बढ़ने लगेगा, हर आधा होते जाएगा। पर लोग अब पढ़े लिखे हो गए, अब वो जान रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाएंगे तो मामला बिगड़ेगा। अगर 10 बेटे होंगे तो सब भीख मांगेंगे, 1 बेटा होगा तो ऑक्सफोर्ड में भेज सकते हैं, 1 बेटा होगा तो कहाँ भेज सकते हैं? ऑक्सफोर्ड में। लेकिन 10 होगा तो सब रोड पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? सच्चाई यही है कि 10 होंगे तो सब रोड पे आ जाएंगे, 1 होगा तो उसको ऑक्सफोर्ड तक भेज सकते हैं, IAS बना सकते हैं, है ना, मिशन 50 तक ला सकते हैं, है ना। हो गया क्लियर भाई? मिशन 50 में आना मतलब आप भविष्य के IAS हैं। अगर आप सीरियस हैं, जिस तरीके का आपको गाइडलाइन मिल रहा है, जिस तरीके का मोटिवेशन मिल रहा है टॉपर्स का, उस तरीके से यदि आप सही में विद्यार्थी होंगे, रियल विद्यार्थी के आप सही में आपको चाहिए IAS बनना, तो बन जाएंगे आप। ये गाइडलाइन मुझे मुखर्जी नगर में नहीं मिला जो आपको यहाँ मिल रहा है। टॉपर्स का गाइडलाइन मुझे नहीं मिला, जितना बेहतरीन गाइडलाइन नजदीक से इतने कम बच्चों में मिल रहा है। वहां पर 500-700 की भीड़ होती थी, और फर्स्ट रैंक नहीं, 86 रैंक, 350 रैंक, उसके लिए मारा मारी, वो भी नहीं टिक पाता था। तो आपको जो मिल रहा है ना, अगर विद्यार्थी सच में थोड़ा सिंसियर और होशियार रहेगा ना, तो यहाँ से कलेक्टर बनकर निकल जाएगा वो। लेकिन रहिएगा तब ना होशियार। पता तो यहाँ कि समय बच जाएगा तो पढ़ लेंगे, यहाँ नियम ये चल रहा है, सब काम करेंगे, टाइम अगर हो गया बच गया तो 1 आध घंटा देख लेंगे, तो ऐसे थोड़ा ना होगा। पढ़ाई करके बच जाए समय तब कुछ कर लेंगे, ये हो जाए तब बन जाइएगा। 1975 में 4 अरब, 4 बिलियन, खैर बचत हो गया कम से कम, आधा नहीं हुआ, गनीमत है। कितना साल? 75 10 85 287, 12 साल होना चाहिए था, 7.5 साल, लेकिन 12.5 साल हो गया। सब थोड़ा लंबा ड्यूरेशन चला, लोग समझदार हो गए। कितने हो गए? 5 अरब यानी 5 बिलियन। ये हुआ 11 जुलाई को घटना, इसलिए इतना खुश हो गए हम लोग कि इसको सेलिब्रेट किए कि अब हम लोग 5 अरब हो गए हैं। अब इसका क्या किया जाए? सेलिब्रेशन किया जाए। तो भैया 11 जुलाई को इसी सेलिब्रेशन में हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को 5 अरब होने की खुशी या दुख जो मान लीजिए, उसमें लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद 1999 में हो गया 6 अरब। 1999 में कितना हो गया जी? 6 बिलियन। और 2000 में, ऐसा मत करिए 7 बिलियन, 2000 में मत कर लीजिए, ये सब लिख लीजिए भैया। ये सब किसका डाटा है? वर्ल्ड का। सुनो, सन 2000 में हो गए हम अकेले 1 अरब। हम मतलब इंडिया, भारत। मतलब जिस साल पूरे दुनिया 6 अरब हुआ, लगभग उसी के आसपास इंडिया कितना हो गया? अगर हम ना होते तो दुनिया 6 अरब नहीं होती। मतलब कि हमारा बड़ा योगदान है, इसलिए दुनिया के हर छठा व्यक्ति क्या बोलते थे? दुनिया का हर छठा आदमी, चूंकि 6 अरब में 1 अरब हम हैं, तो दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इसकी हमें खुशी है, कुछ में तो टॉप कर गए। अब आइए, अब नेक्स्ट आइए 2000 के बाद 2011 में इंडिया हो गया लगभग 121 करोड़, लगभग 121 करोड़, और वर्ल्ड हो गया 7 अरब। 7 अरब यहाँ पर हो गया 1 अरब 21 करोड़। 1 अरब इंडिया हो गया 1 अरब 21 करोड़, लेकिन वर्ल्ड का कितना हो गया? 7 अरब। यानी इंडिया अब विश्व की जनसंख्या कितना पार कर चुका है? 7 अरब को। 7 अरब, और इसी तरह से जनसंख्या बढ़ता रहा तो यूएनओ का आकलन है कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 अरब पहुंच जाएगी। 9 अरब। इंडिया अकेले हो जाएगा 1 अरब 75 करोड़, मतलब कि लगभग 1.25 अरब हो जाएगा इंडिया अकेले। जैसे इंडिया की प्रगति चल रहा है उस तरीके से हमने नहीं, यूएनओ ने अनुमान लगाया कि इंडिया 2050 तक 1.25 अरब हो जाएगा। इसको रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 2 पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई। हमारे यहाँ कितनी पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई है? 2। एक बनाया गया जनता पार्टी की सरकार में, और दूसरा बनाया गया बीजेपी की सरकार में सन 2000 में। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जो आया वो सन 2000 में आया। नई जनसंख्या नीति सन 2000 में आया, और उसके अकॉर्डिंग शुरू में रखा गया था
कि भारत की जनसंख्या को कंट्रोल कर लेना है 2072 तक। मनमोहन सिंह उस समय वाजपेयी जी ने अनुमान लगाया कि भाई 2072 तक जनसंख्या कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उसने 2045 को कर दिया कि 2045 तक हमको जनसंख्या कंट्रोल कर लेना है। पूछा जाए नई जनसंख्या नीति के तहत जनसंख्या को कब तक कंट्रोल करने का टारगेट रखा गया है? 2045। अभी जीके याद रखिएगा, 2000 पहले कहाँ तक रखा गया था? 2072 तक। उसमें संशोधन करके कब कर दिया गया? 2045 तक। क्लियर है? नई जनसंख्या बिलियन नोट, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जब मेंस का आंसर लिखिएगा ना तो वहाँ पे डाटा डालेंगे तो थोड़ा सा टीचर को लगेगा कि लड़का वर्ल्ड का भी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानता है। देखिए उनके पास आप बहुत सारा वर्सैटिलिटी दीजिए, मतलब उनको दीजिए कि इतना डिफ्रेंशिएट दीजिए आंसर कि वो थोड़ा खुश हो जाए कि लड़का को बहुत सारा एंगल से जानकारी है। अब पहला प्रश्न का उत्तर जो सबसे बेहतर आता है उस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले लिखें, ऐसा मेरा मानना है। होता क्या है ना कि शुरू के 2-3 प्रश्न अगर बेहतर लिख दिए 8 प्रश्न में, तो आगे का प्रश्न अगर गलती भी लिखे हैं, कुछ डाटा गलत भी दे दिए हैं, तो अगर टीचर चेक नहीं करता है फिर बना लेता कि लड़का एसडीएम बनने लायक है, इसको नंबर एवरेज सब में इतना दे दो। ये सच है, यही कहानी होता है और कोई कहानी नहीं होता है। आपको अपना एग्जाम्पल बताते हैं। पिछले बार 65 का जो मेंस हुआ उसमें एमएसएमई का डिफिनेशन हम गलत लिख दिए थे। एमएसएमई का डिफिनेशन जो नया आया था सरकार का, उसको हम गलत पुराना वाला लिख के चले आए थे, और एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस जो दिखाना था वो निष्कर्ष लिखने के बाद दिखा दिए थे। तो निष्कर्ष के बाद तो खत्म हो जाता है आंसर, बाद में दिखा दिए 1991 से 2000 में इतना प्रोग्रेस इतना प्रोग्रेस। लेकिन पॉलिटी का आंसर इतना जबरदस्त लिख दिए थे कि हमको लग रहा था कि 130 से ज्यादा ना मिलेगा, लेकिन 150 मिल गया। सेकंड पेपर में हमको लग रहा था कि 130 से ज्यादा हमको मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई का डिफिनेशन गलत लिख दिए। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जो था वो उसको हम कंप्लीट करने के बाद उसका फिर ब्लॉक बना के डाटा बना लिख रहे हैं, तो फिर तो गलत हो गया। सिस्टमेटिक आंसर भी नहीं रहा, गलत डाटा भी लिख दिए। एग्रीकल्चर का डाटा जो लिखे वो भी अंदाज पे लिख दिए, लेकिन 150 नंबर मिल गया। क्यों? क्योंकि जो शुरू का जो था फंडामेंटल राइट एक हाथ से लिया गया, दूसरा छीन लिया गया। ये सब प्रश्न इतना जबरदस्त लिख दिए थे शुरुआत में, मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से मेरा 150 मार्क्स मिल गया। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पहला प्रश्न वही टैकल करें, लाइन से नहीं करना है, पहला खंड वही टैकल करें जो आपका बहुत बेहतर है। अब बहुत बेहतर लिख के आइए, अब बाकी एवरेज भी लिख के आइए, तो आपका 170-180 नंबर मिल सकता है। वही डाटा थोड़ा सा सही रहता तो क्या हो जाता, 150 नहीं आता और 180 बढ़ जाता। इस बार सेकंड पेपर में लोग रो रहे थे, शायद 65 का जो रिजल्ट आया उसमें मार्कशीट देखिए आप, तो किसी का 115, किसी का 120, मैक्सिमम 130 ऐसे आ रहा है। 150 आने वाले बहुत कम लोग हैं। अब मेरा 150 था। वजह क्या था कि पॉलिटिक्स के बाद इतना जबरदस्त अट्रैक्टिव लिख दिया गया था, 75 दिया था, 75 मार्क्स है। पेपर उनमें कम था क्योंकि स्टैट न बनाते थे हम। स्टैट का क्वेश्चन मैं एक ही बनाया था, मैंने 72 नंबर 36 का बनाया था, बाकी क्वेश्चन जो है वो किया था। चलिए आगे हो गया, इसलिए टेंशन मत लीजिए, मार्क्स मिलते हैं। आपका प्रेजेंटेशन केवल सही होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं वो डाटा सही होना चाहिए, और पहला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करें जो आपको बेहतर तरीके से आता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर प्रश्न आप बराबर तरीके से जानते हो, एग्जाम है और हर प्रश्न आपको इक्वल तरीके से आता हो, ये पॉसिबिलिटी कम होती है कि हर प्रश्न हमको अच्छे से आता था। तो इसलिए क्या कीजिए, जो सबसे बेहतर उसको पहले लिखिए, ये आंसर लिखने का तरीका होता है। हो गया, बन गया। अब आइए नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। देखो ये समझ गए पूरी विश्व की जनसंख्या कब हो गया, क्या 6 अरब कब हो गया? 1999 में। अच्छा, पूरे विश्व में 6 अरब हो गया 99 में, और भारत का 1 अरब कब हो गया? 2000 में। तो सन 2000 में जो 1 अरब जनसंख्या हुआ वो 1 अरबवां शिशु, भारत का जो 1 अरबवां बच्चा जिससे पूरा हो गया 1 अरब, वो बच्चा का नाम क्या था? आस्था। लिख लीजिए, भारत का 1 अरबवां बच्चे का नाम आस्था था। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे पता चला कि 1 अरबवां ही है? आप बोलेंगे सर इसको कैसे पता चला कि 1 अरबवां बच्चा ही है? पता नहीं चला, सिलेक्ट कर लिया जाता है सरकार की तरफ से रैंडमली। हाँ, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आस्था, भारत का 1 अरबवां बच्चा, 1 बिलियन चाइल्ड का नाम क्या था? आस्था। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में पैदा हुई थी, इसका नाम वाजपेयी ने आस्था रखा था। ठीक है। और गर्ल्स को लिया गया इसलिए क्योंकि आप जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण में सबसे बड़ा रोल माना जाता है महिलाओं का। अगर महिलाओं को आप शिक्षित करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पॉसिबल है। पुरुषों को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रण का कोई संबंध नहीं है, महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। इसीलिए गर्ल चाइल्ड को लिया गया 1 अरबवां बच्चे के रूप में, ताकि
मोटिवेशन मिले, महिलाएं जागरूक हों कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आप देखते हैं कि जब मिलता है जननी सुरक्षा योजना, एक जननी सुरक्षा योजना जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी जनसंख्या कंट्रोल के लिए, उसमें था कि बच्चे के जन्म पर माता पिता को पैसे मिलेंगे, बच्चे के जन्म पर माता पिता को पैसे मिलेंगे, शुरू के 2 बच्चे के जन्म पर, फिर उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा फिर पैसा नहीं मिलेगा, 2 बच्चे तक क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, लेकिन लड़के के जन्म पर कम मिलेंगे और लड़की के जन्म पर ज्यादा मिलेगा। इससे 2 बातें हो गई, एक तो मोटिवेट होंगे वो बेटी के जन्म के लिए, जो सेक्स रेशियो हमारा गड़बड़ चल रहा है, लिंगानुपात, महिलाओं की संख्या कम पूरे भारत में, वो मेंटेन होगा, लोग मोटिवेट होंगे, चलो बेटी का जन्म होगा तो भैया हम जो है पैसा ज़्यादा मिलेगा, मोटिवेट होंगे। दूसरा, अभी नीतीश कुमार ने स्पेशली कई सारी योजनाएं चलाई हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कुछ ऐसे फंड शुरू किए हैं जिसमें लड़की को बेनिफिट होता है, तो इसके कारण भी लड़कियों के जन्म को लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब तो हरियाणा में भी लड़कियां ओलंपिक तक जा रही हैं, तो लोग मोटिवेट हुए हैं और अपनी बेटियों को, पहले जन्म हरियाणा में बेटियों के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था, लोग मार देते थे, लेकिन अब वहां भी बेटियों को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो हरियाणा में भी देखिएगा इस बार का 2021 का जो रिपोर्ट आएगा ना, पॉपुलेशन का रिपोर्ट आएगा, उसमें लिंगानुपात उनका बहुत तेजी से बढ़ा होगा। ठीक है, तो आस्था लिख लिया। अब आइए, भारत में जनगणना के इतिहास, बात ना करिए प्लीज। हाँ जी, हाँ कुछ दिक्कत है, इधर देखिए ना, देखिए भारत में अगर जनगणना का इतिहास देखा जाए, जनगणना का इतिहास, तो पहली बार 1872 में, ध्यान सुनते रहिए केवल, 1872 में उस समय गवर्नर थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना, जनगणना का मतलब केवल जनगणना, रेगुलर नहीं था, ये इरेगुलर था, अनियमित जनगणना था। अनियमित का मतलब हर साल या कोई ऐसा नियम नहीं था कि अगले 10 साल बाद करेंगे, अगले 5 साल बाद करेंगे, कहीं कहीं से इरेगुलर टाइप से इसकी जनगणना कराई गई थी। पहली बार भारत में जनगणना किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय। कब कराया गया? 1872 में। पर एक ऐसी जनगणना थी, अनियमित जनगणना थी, इरेगुलर सेंसस था। अनियमित जनगणना यानी इरेगुलर सेंसस। सेंसस का मतलब जनगणना होता है, आदमियों की जो गिनती करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? जनगणना। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसस। तो पहली बार भारत में सेंसस कब किया गया? 1872 में। लेकिन ये जनगणना जो था वो नियमित नहीं था, अनियमित था। इसका कोई रेगुलेशन नहीं था, कहीं कहीं से उठा के जनसंख्या गिन लिए थे। लेकिन बाद में इसको रेगुलर किया गया 1881 में। 1881 में जब लॉर्ड रिपन गवर्नर बनकर आए, लॉर्ड रिपन गवर्नर बनकर के आए, तो उस समय भारत में रेगुलर सेंसस की शुरुआत हो गई। रेगुलर का मतलब नियमित जनगणना, यानी कहा गया कि हर एक 10 साल पर अब जनगणना होगी, पूरे देश की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर कराई जाएगी, नियम बना दिया गया। 72 वाले में कोई नियम नहीं था, इसलिए उसको अनियमित जनगणना कहा गया। पूछा जाए भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, पहली बार अनियमित जनगणना 1872। लेकिन पूछा जाए पहली नियमित जनगणना, पहली रेगुलर सेंसस 1881, मतलब हर 10 साल पे होगा। अब 1891 में होगा, फिर 1901 में होगा, 1911 में होगा, 1931 में, 1941 में, 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में। क्लियर है? मतलब हर 10 साल पे जनगणना होगा। ये लॉर्ड रिपन के बारे में कह दूं कि पूरे भारत, हाँ हो रहा है, हुआ होगा नहीं, अभी चल रहा है। अगले साल रिपोर्ट आएगा, अगले साल नया रिपोर्ट पढ़िएगा आप, किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो गया, किसका कम हो गया, ये सब बताते हैं। प्लीज अभी प्लीज आप लोग शांति रखिए, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। आप खुद प्लीज आपस में बात करने मना कर रहा हूं, आप लोग बात मत कीजिए, हम जो बता रहे हैं उसको हल देखते जाइए, सब आंसर एकदम मिल जाएगा। अंतिम बोलेंगे कि अब नहीं कुछ है तो पूछ लीजिएगा, सर ये छोड़ दिए। 1881 में लॉर्ड रिपन को हम लोग सज्जन रिपन भी कहते हैं, जेंटल रिपन। लॉर्ड रिपन का दूसरा नाम क्या है? जेंटल रिपन। क्योंकि भारत में जितने भी गवर्नर या वायसराय हुए, उनमें सबसे बेहतर भारतीयों के लिए जो काम किया, सबसे बढ़िया काम भारतीयों के हित में जो काम किया, वो कौन था? रिपन के समय पहली बार पंचायती राज, आधुनिक तरीके से भारत में पंचायती राज, लोकल गवर्नेंस की शुरुआत कब हुआ? रिपन के समय। लॉर्ड लिटन ने जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया था, उसको हटाने वाला व्यक्ति रिपन था। लॉर्ड लिटन ने जो 21 से 19 कर दिया था सिविल सेवा के एज, उसको 19 से 21 दोबारा कौन कर दिया? रिपन। उसके बाद इल्बर्ट बिल लाया।
लॉर्ड रिपन ने कौन सा बिल लाया? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में था कि पहले क्या था कि भारतीय जज, सुन लीजिए, भारतीय जज यूरोपियों का मुकदमा नहीं सुनते थे, लेकिन इस बिल के अनुसार अब भारतीय जज भी यूरोपियन का मुकदमा सुन सकते थे। पर ये बिल रह गया, एक्ट नहीं बन पाया, क्योंकि बिल जब तक पास ना उसको एक्ट नहीं बोल सकते। इल्बर्ट बिल ही रह गया। कहीं सुना आपने कि इल्बर्ट एक्ट, इल्बर्ट बिल सुन लिए हैं? क्योंकि इस बिल को जैसे ही लाया रिपन ने, उसका विरोध इंग्लैंड में होने लगा कि काले लोग हमारा फैसला सुनेंगे, वो काले लोग मेरा फैसला सुनेंगे, उनकी क्या औकात है। इतना विरोध हुआ कि डर गया रिपन, बिल को वापस ले लिया। तो इल्बर्ट बिल लाया भी और वापस भी ले लिया, उसको पास नहीं होने दिया गया, क्योंकि उसको लौट के जाना था इंग्लैंड ही। तो फिर रहता कहाँ? मार देते उसको सब। तो छोड़ दिया बेचारे। इसको व्हाइट रिवोल्ट बोलते हैं, सफेद विद्रोह। अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया था इस विद्रोह का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सफेद विद्रोह। व्हाइट रिवोल्ट पूछा जाता है किसके खिलाफ हुआ था? तो इल्बर्ट बिल के खिलाफ। तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल क्या था कि यूरोपीय जज भी अब, भारतीय जज भी यूरोपियन का मुकदमा सुन सकते हैं। और उनका कहना था कि मैं अगर मर्डर करूं तो मेरे पिताजी मेरा मुकदमा सुने। तो किसी का पिताजी अगर मर्डर करने के बाद मुकदमा सुनेंगे तो कभी न्याय होगा? अंग्रेज का मुकदमा अंग्रेजे सुनेगा तो न्याय होने वाला है? न्याय तो तब होगा ना जब काले जज गोरे का मुकदमा सुनेंगे। जाने दीजिए इस बात को। तो लॉर्ड रिपन सबसे बेहतरीन गवर्नर के रूप में माना जाता है। लॉर्ड मेयो भी बेहतर था। लॉर्ड मेयो जो था उसने पहली बार भारत में कृषि विभाग की स्थापना की थी। भारत में पहली बार आधुनिक तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। और पहली बार उसने एक कॉलेज बनवाया था राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए, अजमेर में मेयो कॉलेज। अजमेर में राजा महाराजा के बच्चों को पढ़ने के लिए मेयो कॉलेज बनवाया था किसने? लॉर्ड मेयो ने। इसको चाकू मार के अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल का निरीक्षण करने गया था, तो एक अफगानी ने इसको चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो की हत्या अफगानी ने चाकू मारकर कर दी थी। कहाँ? सेल्युलर जेल, पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्युलर जेल उसका निरीक्षण करने गया था, उसी में इसको मार दिया गया था। अब पहला कृषि विभाग की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना, पहली अनियमित जनगणना, सब आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो। अब पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन। देखिए इतनी कहानी सुना दिया क्योंकि लॉर्ड रिपन आ गए थे तो थोड़ा सा इनका परिचय आपको दिला दिया गया। चलिए कोई बात नहीं। अगली जनगणना कब होगा? 91। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अब सुनिए कितना हो गया, गिनिए तो जरा। 1 2 3 4 5 6 7। नियमित केवल मिलाइएगा तो कितने हो गए? और अनियमित भी मिला लेंगे तो 8। यानी आजादी से पहले पूछा जाए कि कुल जनगणना कितना? 8। कुल 8, लेकिन केवल नियमित को ले लें तो 7। अब आजादी के बाद आ जाते हैं 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। अभी तो चल ही रहा है। 21 वाला अभी चल रहा है। 21 वाला अभी चल रहा है। गिनो अब, 7 इधर और 7 इधर। यानी 2011 की जो जनगणना थी, केवल नियमित को ले लेंगे तो कैमी जनगणना? 14वीं। अनियमित को भी शामिल कर लेंगे तो 15वीं। आपके प्रश्न का उत्तर मिला। तो भाई अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना कैमी जनगणना है, नियमित को खाली मिलाइए, तो आंसर होगा 14वीं जनगणना। टोटल मिला के 15वीं जनगणना और आजादी के बाद कैमी 7वीं जनगणना। आजादी के बाद कैमी 7वीं जनगणना। और इस बार जो 21 में हो रहा है आजादी के बाद 8वीं। और टोटल पूछा जाए तो 17 कितनी? 15वीं 16वीं हो जाएगा, 16वीं। और केवल नियमित मिला ले तो 15वीं जनगणना 21 वाला। और 21 का जनगणना पहली बार कंप्लीट डिजिटल जनगणना है। भारत में पहली बार पूछा जाए जनगणना कंप्लीट डिजिटल जनगणना भारत में पहली बार 2021 में। तो ये बातें अभी आप इसको नोट कर लीजिए। इस लाइन को इसी 2 रो में नोट कीजिएगा, एक ही रो में नहीं, सामने सामने बनाओ। कुछ ज्ञान बढ़ रहा आप लोगों का तो लिखिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद वो लाइन लिखिएगा। 14वीं 15वीं लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप कर लेंगे। 14वीं 15वीं लिखने की जरूरत नहीं है। लिख वैसे लिख सकते हैं कि 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। इसको नोट कीजिए पहले। हाँ देख लीजिए, आज़ादी 41 के बाद आज़ादी मिल जाएगा 47 में, तो 51 से जोड़िए। तो आज़ादी के बाद से 2011 में कैमी जनगणना? 7वीं। और टोटल 14वीं। टोटल 14वीं। अनियमित को भी मिला ले तो 15वीं। तो गिनने का चीज़ है, इसमें कोई रटने वाली बात तो है नहीं। समझ गए? सुनिए, एक बार ऐसा हुआ अभी, अच्छा ये नोट कर लिए पूरा, सबका नोट हो गया? तो सुनो,
आज तक कभी ऐसा किस्मत इंडिया के सामने नहीं आया। सुनो लिखने वालों, आज तक इंडिया की किस्मत में कभी ऐसा नहीं आया कि कभी जनसंख्या कम जाए। एक बार 21 में 11 की तुलना में 1921 में एक बार कमा जनसंख्या, इसलिए नहीं कमा कि लोग समझदार हो गए 10 साल के लिए और फिर बेवकूफ हो गए, ऐसा नहीं था। उसमें महामारी फैल गया, वर्ल्ड वार हुआ तो विश्व युद्ध में कुछ लोग मारे गए, महामारी फैल गया, इस कारण से लोग एपिडेमिक हो गया, इसलिए लोग मर गए। अब मरने के कारण हुआ क्या, जनसंख्या नियंत्रित हो गया। आज भी भारत में तत्काल देखा जाए अगर तुरंत जनसंख्या नियंत्रित करना है तो बड़ी महामारी की जरूरत है, बड़ा आपदा की जरूरत है, कोई बड़ा युद्ध की जरूरत है। आप कह रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं आप, ये अशुभ अशुभ बात बोल रहे हैं आप, बताइए महामारी की जरूरत है। हम लोग ठीक तो है, 5 ही बच्चा तो है, क्या दिक्कत है। इसके बीच में कहाँ आया, 1921 के बाद कहाँ कुछ आया है, सूखा आया है, बाढ़ आया है, तो वैसे बड़े लेवल पे नहीं आया, जैसे अब आया तो कुछ एरिया में आया। लिख लो भाई, 11 की तुलना में 21 में जनसंख्या कम हो गया, लिख लीजिए 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या कम हो गया विश्व युद्ध के कारण और महामारी के कारण। इस बात को लिखना है, ड्यू टू एपिडेमिक एंड वर्ल्ड वार पॉपुलेशन डिक्रीजेज इन 1921 फ्रॉम 1911। क्लियर है। हिंदी में अंग्रेजी में लिख लीजिए कि ड्यू टू एपिडेमिक एंड वर्ल्ड वार पॉपुलेशन डिक्रीजेज इन 1921 फ्रॉम 1911। हिंदी में लिखिए, महामारी और विश्व युद्ध के कारण, महामारी और विश्व युद्ध के कारण, महामारी और विश्व युद्ध के कारण, महामारी और विश्व युद्ध के कारण 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या कम हो गया। 1911 की तुलना में 1921 में 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या कम हो गया। 1911 की तुलना में 1921 में जनसंख्या कम हो गया, इसीलिए 1921 के साल को ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। इसलिए 1921 के साल को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं, महान विभाजन वर्ष कहते हैं। अंग्रेजी में लिख लीजिए ग्रेट डिवीजन या ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन 1921, ईयर 1921 इज नोन एज ग्रेट डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए 1921 के साल को 1921 के साल को क्या बोलते हैं, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहते हैं। क्लियर है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आई, देखिए 1951 में बहुत तेजी से जन्म दर बढ़ा, आज़ादी मिली ना तो ऐसा लगा कि आज़ादी सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए मिली है। जन्म दर इतना तेजी से बढ़ा 51 में कि 51 के साल को भी क्या कहा जाता है, लघु विभाजन वर्ष। लघु देखिए, मिनी डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन, मिनी डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन 1951 ईयर 1951 इज नोन एज मिनी डिवीजन ईयर ऑफ पॉपुलेशन। हिंदी में लिख लीजिए 1951 में क्यों हो गया भैया, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बर्थ रेट। लिखिए हिंदी में जनसंख्या वृद्धि, सॉरी ऐसे जन्म दर में वृद्धि के कारण, जन्म दर में वृद्धि के कारण 1951 के साल को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जन्म दर में वृद्धि के कारण 1951 के साल को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है, 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 लघु विभाजन वर्ष, लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। क्लियर है। लघु विभाजन वर्ष किसको बोलते हैं, 1951 को। हम महान विभाजन वर्ष किसको बोलते हैं, 1921 को। क्लियर है। आजादी से पहले सुनिए, आजादी से पहले तो अंग्रेज के जमाने में जनगणना होती थी। आजादी के बाद जो जनगणना है, सेंसस है, हमारे यहाँ 3 विषय है। एक है ऐसा विषय जो केंद्र के पास हो, ऐसा विषय जो राज्य के पास हो, ऐसा विषय जो दोनों के पास हो, और ऐसा विषय जो किसी के पास ना हो। तो सुन लीजिए, जो विषय केंद्र के पास है, जिस सब्जेक्ट पर केंद्र कानून बनाती है, उसे बोला जाता है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। और जिस विषय पर राज्य कानून बनाती है,
उसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जिस विषय पर दोनों कानून बनाते हैं उसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। क्लियर है? आप जानते हैं समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन संघ सूची और राज्य सूची 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। संघ सूची राज्य सूची कहां से लिया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया है? संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। एंड कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? आप जानते हैं कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन संघ सूची के विषय में राज्य कानून कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं बना सकता। और कम समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो गया तो बात केंद्र की मानी जाएगी। समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो गया, पॉलिटी में पढ़ना है, तो उस बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र की। और ऐसा कोई सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट जो इन तीनों में कहीं शामिल नहीं है, उस संघ उस पर कानून बनाएगा। उसको अवांछित विषय कहते हैं, रेसिडुअल पावर। उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल पावर। जो तीनों विषय में शामिल नहीं है, कोई नया इशू आ गया, उसको कहां रखेंगे? रेसिडुअल पावर में रखेंगे। और रेसिडुअल पावर पर राइट किसका है? किसका? यूनियन का, संघ का। बता दूं, अमेरिका में भी रेसिडुअल पावर होता है, भारत में भी होता है। अमेरिका से ही हम लिए हैं रेसिडुअल पावर, लेकिन अमेरिका में राज्यों को मिलता है कानून बनाने का अधिकार। अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में नहीं है, उससे बोलते हैं रेसिडुअल पावर। और रेसिडुअल पावर अमेरिका में कौन यूज करता है? स्टेट। और इंडिया में सेंट्रल। ध्यान रखिएगा आप, सरकारी आयोग की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अवांछित विषय को यूज करने दीजिए स्टेट को, लेकिन अभी भी केंद्र क्या कर रहा है कि उसको हम ही यूज करेंगे। खैर जाने दीजिए, उस बात पर हम लोग नहीं आते। ये जो जनगणना इशू है ना, वो संघ सूची में आता है, लेकिन जनगणना किस में आता है? सेंसस किस में आता है? लेकिन यूनियन लिस्ट में। सेंसस किस में आता है जी? यूनियन लिस्ट में। मतलब इस पर, जनगणना पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। जनगणना पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ रहा है बात? नीतीश कुमार जनगणना में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सारी व्यवस्था कौन करेगी? केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्योंकि जनगणना जो इशू है वो किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में आता है। याद हो जाएगा। और जनगणना कराने का जो राइट है वो गृह मंत्रालय का है। काम किसका है? लिखिए, जनगणना किसके अंदर होता है? लिख लीजिए, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। जनगणना इशू किस मंत्रालय के अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री, यानी कि हाँ, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन है? अमित शाह। और सहकारिता मंत्रालय भी मिला है उनको। अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय, भारत सरकार में एक नया मंत्रालय जनरेट हुआ है जिसका नाम है सहकारिता, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, है ना? हाँ, मोटा भाई यानी अमित शाह को मिला है। और कोऑपरेटिव का पहला कानून किस गवर्नर ने बनाया था? कोऑपरेटिव पर पहली बार कानून 1904 में, चलिए हिंट कर दिया, अब बताइए। लॉर्ड कर्जन हो गया। कानून बनाया सहकारिता पर पहली बार कौन? लॉर्ड कर्जन, 1904 में। अब सुन लो, मैं बता रहा हूं, सहकारिता मंत्रालय तो करंट अफेयर है, अभी नया मंत्रालय बना है भारत सरकार में, और उसके मंत्री कौन बने? अमित शाह। यानी गृह मंत्रालय भी उनके पास है और सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या होता है? सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस किसके अंदर होता है? पॉपुलेशन सेंसस किसके अंदर होता है? होम मिनिस्ट्री। और होम मिनिस्ट्री के अंदर भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। लिख लीजिए, कौन करता है ये करने वाला काम? होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री के अंदर भी कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महापंजीयक। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का महापंजीयक। रजिस्ट्रार जनरल, सब रजिस्ट्रार बीपीएससी वाला नहीं है ना, जमीन की रजिस्ट्री करने वाला नहीं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? महापंजीयक। पूछा जी, गृह मंत्रालय के अंदर भी यह काम कौन करता है? भारत का महापंजीयक। अब सुनो, भारत में आजादी के बाद जनगणना पहली बार कब हुआ? 1951 में। भारत में आजादी के बाद पहला जनगणना 1951 में। और 51 में जो जनगणना हुआ उसमें कितने सब्जेक्ट शामिल किए गए? 14। और जो 2011 में हुआ है उसमें 29। कितने सब्जेक्ट? 29 विषय पर प्रश्न पूछे गए। लिख लीजिए एक लाइन और। 1951 लिखिए, आजादी 1951 में आजादी के बाद पहली जनगणना, हाँ बोलिए। वो 29 सब्जेक्ट में जैसे नाम हो गया, आपका जन्म तिथि हो गया, उम्र पूछ लिया गया। पहले तो जमाना ऐसा था हमारे देश में, इतना था कि अनुसी विचार,
घर के महिलाओं को उम्र पूछ लिया तो घर के पुरुष उसको पीटने लगे, तो भैया तुम घर के महिलाओं को उम्र कैसे पूछ लिया, है ना। तो ये कोई लोग, कुछ लोग तो महिलाओं की गिनती कराते ही नहीं थे, चुपचाप अंदर बैठो, पुरुषों की गिनती हो गया, ऐसी ही अंदाज में बोल देंगे, लिख लो 5 महिलाएं 5 पुरुष, जाओ निकलो यहाँ से, तो मार खाओगे। पहली जनगणना 1951 में 14 विषय पर प्रश्न पूछे गए थे, 14 विषय से 14 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे गए थे, 14 विषय से प्रश्न पूछे गए थे। 2011 में 29 सब्जेक्ट, 2011 में 29 सब्जेक्ट हो गया। पता चला कि अगले बार 2071 में जो जनगणना होगा या 2082 में, उसमें खाने पीने का भी आपको पसंद क्या, खाने में क्या पसंद है। अरे 21 में सब्जेक्ट भी डिफाइन नहीं लिखिए, देखिए 2021 में की जनगणना पहला डिजिटल जनगणना है, लिखिए 2021 की जनगणना पहला डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया 2021 सेंसस, भारत की पहली डिजिटल का हिंदी क्या होगा, डिजिटल जनगणना, डिजिटल का डिजिटल नहीं होता है, भारत का पहला डिजिटल जनगणना 2021। तो हो गया काम, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 2021 का 2011 का आंकड़ा दिसंबर 2021 तक अगर एग्जाम होता है आपका कोई भी, या जनवरी में भी, अगले मार्च से पहले तक, 2022 मार्च से पहले जितने भी एग्जाम होंगे, अगर पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएगा तो 2011 वाला डाटा ही आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आपको 2011 के अनुसार कितनी टोटल जनसंख्या भारत की है, पॉपुलेशन, भाई बात मत कीजिए, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी सेक्स रेशियो है, कितना लिटरेसी रेट है, ये पूरी बात आपको 11 वाला ही पूछेगा, 21 वाला आपसे नहीं पूछने जा रहा है, क्योंकि 21 का जो फाइनल रिपोर्ट आएगा कब आएगा, मार्च के 22 मार्च के बाद आएगा। तो कोई बात नहीं, पुराना जनगणना ही हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग क्या पढ़े, आंकड़ा को यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी तत्काल। अब इतना लिख लीजिए, थोड़ा मोड़ा आंकड़ा लिखना है तो लिख लीजिए, लिखिए। देखिए जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम के, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। दूसरा पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बाकी आंकड़े एक पूरा लिस्ट में आपको मिल जाएगा। लिखिए क्या लिखा आपने, जनसंख्या हो गया। अब लिखिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी लिखिए जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार है। कहां कम था ये भी, भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है यहाँ पर आदमी, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106। लीजिए, देखिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बोला ही था पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिहार। बिहार कितना, 1106, 1106, 1106 पर प्रति वर्ग किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बिहार और सबसे छोटा राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से था, हाँ ठीक है, 17 व्यक्ति। लिखिए क्या लिखा, अरुणाचल सबसे छोटा कौन है ना, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 17 पीपुल, 17 हाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डेंसिटी सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा बिहार का 11, इससे पहले बंगाल का था। 2001 के जनगणना सुनो, 2001 के जनगणना के अनुसार 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बंगाल का था, उसके बाद बिहार का आता था। एक बार बिहार ने उसको पीछे छोड़ दिया पहली बार, और बिहार फर्स्ट आ गया, सेकंड पे कौन आ गया, बंगाल, और थर्ड पे केरला। और डेंसिटी के अनुसार क्रम से 3 देखेंगे आप तो कौन है सबसे ऊपर, बिहार, उसके बाद बंगाल, और तब उसके बाद तीसरे नंबर पे केरला। बिहार, बंगाल, उसके बाद केरल। क्लियर है। अब आ जाइए
इसको हम पूरा डाटा आपको लिखवा देंगे। अगला पॉइंट लिखिए, लिटरेसी के हिसाब से। लिटरेसी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, लिटरेसी परसेंटेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लिटरेसी परसेंटेज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया केरला। लिटरेसी परसेंट के हिसाब से, साक्षरता दर के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य केरल। भारत का सबसे बड़ा राज्य केरल, एक छोटा राज्य बिहार। सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? बिहार में। और सबसे ज्यादा आईएएस यहीं से बन रहे हैं। क्यों? टॉप 10 में 3 आईएएस हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। टॉप 10 में 3 को है ना, छोड़िए। हम लोग गिरते पड़ते वाले में नहीं है, करेंगे तो टॉप करेंगे वरना नहीं लेंगे सिलेक्शन, लिखे आगे। अरे मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग टॉप करेंगे एक दिन। लिखिए क्या लिखा लास्ट? लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे? सुन लो, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार केरल में। केरल में जहां सबसे ज्यादा शिक्षित होगा तो सबको रोजगार थोड़ा ना मिल जाएगा। तो जहां ज्यादा शिक्षित होते हैं लोग, परसेंटेज में ज्यादा शिक्षा होता है, लिटरेसी होती है, वहां पर बेरोजगारी, पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है। तो पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या सबसे ज्यादा, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, केरला में है। प्रीवियस पेपर आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगार सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में। पटना में नहीं देख रहे हैं आप, गांव में जाके देखिए, अनपढ़ बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों में सबसे ज्यादा कहाँ है भी? केरल। तो ये आंकड़ा आपको पूरा लिस्ट दे देंगे हम आपको, या आगे उसमें पूरा आपको पीडीएफ से टिक मार के पढ़ा भी देंगे। लेकिन तत्काल एक थ्योरी लिखिए आप लोग। हाँ, उतना पढ़े लिखे लोग यहाँ रोजगार ले ही लेते हैं, या तो मुखर्जी नगर में कोचिंग चला लेते हैं या पटना में चला लेते हैं। रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ के पढ़ा लिखा आदमी, यहाँ के अनपढ़ आदमी भी तेज है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता अपनी नौकरी का। ओवरऑल रोजगार की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा कहा, हम टोटल बेरोजगार नहीं बताए। हम बिहार में कम नहीं बोला मैंने, हमने कहा ज्यादा, केवल सबसे ज्यादा कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, बिहार में सबसे कम है। कम का डाटा मेरे पास नहीं है, मैं बोला सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार किस राज्य में है? केरल में। और ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार आ चुका है, यही सेम प्रश्न आप प्रीवियस पेपर निकालिए तो सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार किस राज्य में है, ये प्रश्न कहाँ है। हमने ये नहीं कहा कि बिहार में कम है, सबसे कम। हमने बिहार में लोगों ने कहा कि सबसे कम ज्यादा यहाँ होना चाहिए पढ़े लिखे बेरोजगार, क्योंकि यहाँ पर उतना नहीं, यहाँ पर कम है। हमने ये नहीं कहा कि सबसे कम बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगार है। ठीक है, क्लियर है? सबसे कम पढ़े लिखे बेरोजगार सबसे ज्यादा कहाँ है भैया? केरला में। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग एक चैप्टर, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये मेन चीज है, पढ़िए इसको। पढ़ने वाला चीज यही है, बाकी चीज क्या था रटने वाला। ये चीज आप स्वयं भी तैयार चाहते तो कर लेते। लिखिए क्या लिखा आपने, लिखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। हेडिंग डालिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। पहले इसको पढ़ा देता हूं, उसके बाद माल्थस का पढ़ा दूंगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी अगर नोट कर लिए, हेडिंग डाल लिए, तो कुछ सुनिए हमारी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड टॉपिक है। इकोनॉमिक्स के टीचर भी इसको पढ़ाएंगे, पर मुझे लगता है कि भूगोल में हम इससे बेहतर पढ़ा सकते हैं, है ना, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको। तो सुन लीजिए, बात मत कीजिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उस थ्योरी को कहा जाता है, ध्यान सुनिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी उस थ्योरी को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी भी देश के इकोनॉमी, किसी भी देश के इकोनॉमी को हम वहाँ के जीडीपी देखकर नहीं, वहाँ के फॉरेन करेंसी रिजर्व को देखकर नहीं, बल्कि वहाँ के बर्थ रेट और डेथ रेट को देखकर बता दें कि देश गरीब है कि अमीर है। तो उसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किस, हाँ, जीवन दर, जन्म दर और मृत्यु दर को देखकर हम बता दें कि देश गरीब होगा कि अमीर होगा। तो इसी थ्योरी को क्या बोला जाता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी।
सुनते रहिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार अमीर और गरीब देशों को 5 स्टेज में बांटा गया है। कितने से बांटा गया है? 5 स्टेज में। सबसे पहला स्टेज में बहुत उच्च जन्म दर, अरे सुनिएगा, अब बहुत उच्च मृत्यु दर, बहुत ज्यादा जन्म भी ले रहा है, अब बहुत ज्यादा मर रहा है। इसका मतलब जागरूक पूरा, इसका मतलब वो देश जागरूक नहीं है, तभी ना जन्म इतना ले रहा है। अब मर रहा है, इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधा वहां नहीं है, इसका मतलब वो अति गरीब देश है। बताइए, बिना जन्म, बिना आप वहां के जीडीपी देखे बता दिया आपने। जैसे मान लीजिए आप एक घर में जाइए, एक घर में आप जाइए और वहां गए तो जैसे अंदर आप गए थे, अंदर से 15 बच्चा निकला और 2 ही पति पत्नी है, मैंने एक ही दंपत्ति है, एक ही कपल है और 15 बच्चा निकला। और एक आपके पर्स निकाल लिया, एक मोबाइल निकाल लिया, और जिसको कुछ नहीं मिला बाल पकड़ खींच रहा है, मुझे भी दो, मुझे भी दो, है ना भाई। अब पता चला पड़ोसी से किनका 30 बच्चा था, भाग से 15 को बच गया, 15 को मर गया। इसका मतलब है कि वो परिवार जागरूक नहीं था। और दूसरा, अगर हेल्थ फैसिलिटी अमीर भी होता, हेल्थ फैसिलिटी अगर होती तो 30 जिंदा होते, लेकिन 15 मर गए, 15 जिंदा है। इसका मतलब वो घर गरीब है। जैसे गोदान पढ़ते हैं आप, तो होरी की पत्नी धनिया क्या बोलती है कि अगर एक ढेले की भी दवा दारू हो गई होती, ढेला माने पैसा होता गांव में, एक ढेले की भी दवा दारू हो गई होती तो मेरे 5 बच्चे जिंदा बच जाते। पर आज हम बदकिस्मत है कि 3 ही जिंदा है, रूपा, सोना और गोवर्धन, है ना। तो मेरा कहना है कि भाई जैसे ही आप टीम देखे, आपको समझ में आ गया कि घर गरीब है कि अमीर है। एक घर दूसरे पड़ोस में गए, घर के यहाँ, वहां भी वैसे ही परिवार था। एक बच्चा को बहुत देर बाद धक्का देकर निकाला जा रहा है, वो भी सामने आके मुंह में उंगली लगा के हिल रहा है। जबरदस्ती उसको गोद में बैठा, बेटा क्या चाहिए, 10 रुपया दे रहे तो ले नहीं रहा था। उसकी मम्मी बोली, सर ले लो अंकल दे रहे हैं, तो ले लिया फिर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पता चला कि इनका एक ही बच्चा है, वो जिंदा है। इसका मतलब को जागरूक भी थे, हेल्थ फैसिलिटी भी उनको मिला, और इसका मतलब घर अमीर है। तो बिना बैंक बैलेंस, बिना जमीन देखे बता दिए कौन गरीब है कौन अमीर है। यही थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। और इसके हिसाब से हम जन्म दर मृत्यु दर के हिसाब से हम लोग 5 स्टेज में पूरे दुनिया के देशों को बांटते हैं। पहला स्टेज में कौन देश है, जहां खूब जन्म और खूब मृत्यु। जिस पहला घर में जो गए थे ना, वही घर था इसमें पहला स्टेज में। तो ऐसा देश जहां जन्म भी खूब मृत्यु भी खूब, उसको फर्स्ट स्टेज में रखते हैं। और इस देश को क्या बोलेंगे, अति पिछड़ा देश, अति गरीब देश, है ना, अल्प विकसित देश। समझ रहा है बात, अति पिछड़ा देश, अति गरीब देश किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें जन्म दर भी ऊंचा और मृत्यु दर भी ऊंचा। इसमें कौन आ जाएगा, अफ्रीका के देश। इसमें कौन आ जाएगा, मिडिल अमेरिका के देश, जैसे ग्वाटेमाला, निकारागुआ, बेलीज, जो मैक्सिको से लेकर पनामा तक जो कंट्री आते हैं, वो सब इसी स्टेज में आते हैं। उनके यहाँ जन्म भी खूब होता है और मरते भी खूब है। तो कंट्रोल है जनसंख्या, क्या जनसंख्या, कंट्रोल। उस तरह से जाइए आप कांगो, जायरे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, केन्या, नाइजीरिया, घाना, इनके यहाँ भी खूब जनसंख्या बढ़ेगा और उतने मर भी जाएंगे। तो क्या है, फर्स्ट स्टेज वाले हैं, अति पिछड़ा देश, अति गरीब देश। दूसरा स्टेज में क्या होगा, सुनते रहिएगा। दूसरा स्टेज में, जैसे पहला स्टेज में हुआ कि जन्म दर भी 45 प्रति हजार और मृत्यु दर भी 45 प्रति हजार, अबाउट पैमाना लगाया सब कि 45 जन्म दर और 45 मृत्यु दर। दूसरा स्टेज में क्या होगा, जन्म दर वही रह जाएगा। लोग इतना जल्दी समझने वाले नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति धीरे धीरे देश क्या करता है, बदलता है। हर देश कोशिश में रहता है कि हमारे देश की स्थिति ठीक हो जाए। तो पहला स्टेज से निकलने की कोशिश करेगा। सारे देश क्या करेंगे, पहले स्टेज से निकलने की कोशिश करेंगे। इंडिया 1947 से पहले, आजादी से पहले इसी स्टेज में था, खासकर 1921 से पहले जब महान विभाजन वर्ष आया ना, उससे पहले इंडिया किस स्टेज में था, पहला स्टेज में था। अब देखिए इंडिया कहां पहुंच गया, तीसरा स्टेज में आने वाला है। तो दूसरा स्टेज में क्या होता है, जन्म दर सेम रह जाता है, 45 प्रति हजार ही पहला वाला है, लेकिन मृत्यु दर में 10 कंट्रोल हो जाता है, यानी 35 प्रति हजार। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा ठीक हो गया तो अब मरने वाले लोग कम हो गए। तो दूसरा स्टेज में क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए दूसरा स्टेज को बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज। क्या बोलेंगे पहला का, पहला स्टेज का नाम क्या देंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज। को जितना जन्म ले रहा उतना मर जा रहा है। सेकंड स्टेज को बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। सेकंड स्टेज क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मैंने कि आजादी के बाद इंडिया इसी स्टेज में आ गया था, इंडिया आजादी के बाद इसी स्टेज में आ गया था। तब देखिए 1951 के बाद क्या दुर्दशा हुआ इंडिया का, है ना। आजादी से के समय हम 33 करोड़ थे मात्र, अब 1 अरब 33 करोड़ है। मैंने पूरे 5 लाख सालों में इंडिया कितना हुआ, 33 करोड़। इधर 70-72 साल में हो गए 1 अरब 33 करोड़। सोचिए कितना गुना हम बढ़ा लिए। तो ये क्या, स्वास्थ्य सुविधा बढ़ गया हमारा। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, मृत्यु दर, डेथ रेट कंट्रोल हो गया 35 प्रति हजार, और जन्म दर वही 45 प्रति हजार रह गया।
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज। और स्टेज को बोले, स्टेज को क्या बोलेंगे? इस स्टेज को क्या बोलेंगे? विकासशील अवस्था। क्या बोलेंगे? विकासशील अवस्था। वो क्या था? अल्प विकसित देश, कम विकसित देश। लेकिन अब हमारा हेल्थ फैसिलिटी ठीक हो गया, हम अमीर होते जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? हम लोग विकसित नहीं हुए, विकसित नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए, डेवलपिंग में आ गए। यानी सेकंड स्टेज को क्या बोलेंगे? डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग स्टेज, इसमें साउथ एशिया के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश, कुछ साउथ अमेरिका के देश इसमें शामिल हैं। क्लियर है? जिनका विकास हो रहा है, एकदम अल्प विकसित में नहीं है, धीरे धीरे विकासशील अवस्था में आ चुके हैं, यानी इसको डेवलपिंग स्टेज बोलेंगे या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज बोलेंगे। क्लियर है? इसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इसके अलावा जाएंगे उधर आप साउथ अमेरिका, इन सब के देश इसमें शामिल हैं। हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में आते आते लोग समझदार भी होने लगेंगे, यानी कि अब पॉपुलेशन जन्म दर भी कंट्रोल होगा। तीसरा स्टेज में जन्म दर हो जाता है 35 प्रति हजार, यानी 45 से सीधे 35 पे आ जाता है, लेकिन मृत्यु दर और कंट्रोल हो जाता है 30 प्रति हजार। लेकिन सुनो, सेकंड स्टेज में क्या था? 45 और 35 का रेशियो, जन्म दर ये था, मृत्यु दर ये। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या हो गया? जन्म दर 35, आई हो गया 30, तो यहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, दोनों में अंतर क्या है? यहां 10 बढ़ रहा था, यहां 5 बढ़ रहा है, यानी पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग रेट है वो यहां कम हो गया। जैसे इंडिया भी इसी स्टेज में आने वाला है। अब देखिए धीरे धीरे इंडिया का 2001 में जितना बढ़ा था, 11 में उससे कम बढ़ा, 21 में आने दीजिए उससे भी कम बढ़ा हुआ होगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ग्रोथ रेट कम हो गया। बढ़ तो यहां भी रहा है थर्ड स्टेज में भी, लेकिन ग्रोथ रेट अब कम हो गया। तो तीसरा स्टेज में इंडिया, ब्राजील, चीन, ये सब थर्ड स्टेज में माने जा रहे हैं अब। ठीक है, अब फोर्थ स्टेज में क्या होगा? जन्म दर मृत्यु दर दोनों सेम हो जाएगा, 10 से 15 जन्म दर और 10 से 15 की संख्या मृत्यु दर भी, यानी बर्थ डेट से फिर सेम हो गया। लेकिन पहला स्टेज, यानी यहाँ भी पॉपुलेशन क्या होगा? कंट्रोल। यहाँ भी पॉपुलेशन क्या होगा? कंट्रोल। लेकिन पहला स्टेज और इस स्टेज में अंतर है, वहां मजबूरी में कंट्रोल और यहाँ समझदारी में कंट्रोल। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वहां मजबूरी में कंट्रोल, यहाँ समझदारी में कंट्रोल। बोलेंगे सर इसका तो कुछ नाम दिया नहीं थर्ड स्टेज का, सेकंड स्टेज का नाम आपने दे दिया डेवलपिंग स्टेज, और आपने नाम दिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज। थर्ड का नाम क्या देंगे? तीसरा स्टेज, इसका नाम दिया जाता है विकसित अवस्था की ओर उड़ान की अवस्था, यानी कि बोलते हैं टेक ऑफ टू पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरना होता है ना, फ्लाइट क्या करती है? टेक ऑफ करती है। तो टेक ऑफ टू पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज या टेक ऑफ टू डेवलप्ड स्टेज। अब देश कहां पहुंचेंगे? जो थर्ड स्टेज में आगे अब चल जाएगा फोर्थ स्टेज में। जब विकसित इंसान होगा तभी तो दोनों कंट्रोल कर लेगा, जन्म दर भी उतना ही, मृत्यु दर भी उतना ही, सब कंट्रोल में है। तो क्या बोलेंगे? यहां थर्ड स्टेज का नाम क्या देंगे? टेक ऑफ टू पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेज एंड डेवलप्ड स्टेज, यानी विकसित अवस्था और जनसंख्या नियंत्रण की और उड़ान की अवस्था। समझ आ रहा है बात? इसमें कौन आ जाएगा? ब्राजील, इंडिया, चाइना। और चौथा स्टेज में जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या हो, समझा रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं। जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, जनसंख्या नियंत्रण हो गया। इसमें कौन आएगा? यूरोप के अधिकांश देश। इसमें कौन आएंगे? यूरोप और एंग्लो अमेरिका। यूरोप के और एंग्लो अमेरिका में 2 ही देश हैं, कनाडा, यूएसए। एंग्लो अमेरिका में कितने देश आते हैं? 2 देश, कनाडा और यूएसए। तो एंग्लो अमेरिका के देश और यूरोप के देश किसमें आ जाएंगे? फोर्थ स्टेज में, जहां पर जन्म दर भी 10 से 15 और मृत्यु दर भी 10 से 15। 5वां स्टेज में क्या होगा? जन्म दर हो जाएगा 6 से 8 और मृत्यु दर हो जाएगा 8 से 10। मतलब कि जो मृत्यु दर 8 से 10, यानी मरने वाले लोग तो हैं, थोड़ा मोड़ा वो भी लेट मर रहे पर हैं, लेकिन जन्म लेने वाला ही लोग नहीं है। इसमें जर्मनी आ जाएगा, इसमें लग्जमबर्ग आ जाएगा, जापान आ जाएगा, कुछ चुनिंदा देश, रूस आ जाएगा, रूस, जर्मनी। यहाँ पर जनसंख्या मतलब यहाँ पर कई ऐसे कॉलोनी हैं शहर के अंदर जहाँ पर 50 साल से बच्चे नहीं पैदा हुआ है। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ जर्मनी में तो पूरे कॉलोनी के लोग जश्न मनाते हैं, अब पूरा उसको माला पहनाते हैं, इनाम देते हैं कि भैया चलिए आपने तो कम से कम कुछ कल्याण किया है, उद्धार किया है। तो रियलिटी है। आप रूस चले जाओ, रूस में जनसंख्या इतनी तेजी से घट रहा है, को एक अवार्ड चलाया गया है, लेनिन मदर अवार्ड। रूस में एक अवार्ड चलाया गया, लेनिन मदर अवार्ड। उसमें सरकारी नौकरी मिलती है, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलता है, 2 लाख रूबल का इनाम मिलता है। पर किसको मिलता है? उस मदर को, फादर को नहीं, उस मदर को जिसके 12 बच्चे होंगे। लेकिन आज तक की रिकॉर्ड है, सुन लो, आज तक का रिकॉर्ड है कि वहां की कोई भी मदर ये अवार्ड नहीं जीत पाई है। इंडिया में होता तो पड़ोसी का ही बच्चा शो कर देते कि भैया मेरा ही है, और इनाम तो दीजिए, नौकरी तो दीजिए। रात में ट्रेनिंग तो भैया बोलना है माता का नाम, मेरा नाम, पाता का नाम, मेरा नाम, वो ले गए।
सकते हैं, है ना। फिर बाद में चेकिंग होगा, फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो दिक्कत होगा, नौकरी जाएगी, पूरा रिकवरी निकालो। समझ में आ रहा है बात? तो बताओ, याद हो गया ना। पहला स्टेज कितना जन्म दर? 45, मृत्यु दर 45। दूसरा स्टेज जन्म दर 45, मृत्यु दर 35। तीसरा स्टेज जन्म दर 35 और मृत्यु दर 30। तो चौथा स्टेज जन्म दर 10 से 15, मृत्यु दर भी 10 से 15। अब पांचवा स्टेज 6 से 8 जन्म दर और 8 से 10 मृत्यु दर। इसमें अति विकसित देश आएंगे जिनके पास 16-16 घंटे जॉब करते हैं, 16 घंटे जॉब करते हैं, 17 घंटे जॉब करते हैं, देर से विवाह करते हैं, 40 साल 45 साल में विवाह ही करते हैं, और उसके बाद भी 15-15 घंटे 16 घंटे आप जॉब करेंगे तो जनसंख्या अब 45 साल 50 साल तो लग ही जाएंगे बढ़ने में। मतलब पारसी की स्थिति क्या है? जो कंडीशन बताया ना मैं, सेम कंडीशन भारत में पारसियों का है। एक तो 40 साल में शादी करते हैं, वो भी सारे रिच पर्सन हैं, उसमें जितने भी मुंबई में उद्योगपति है और गुजरात में उद्योगपति है वो सब पारसी है, और पारसी बहुत रिच है और 40 साल 42 साल में विवाह करते हैं। और दूसरा, विवाह करेंगे 5-6 दिन वाइफ हस्बैंड रहेंगे, फिर क्या करेंगे लोग कि वाइफ को बना देंगे एमडी, अपने बन जाएंगे सीईओ। वाइफ चली गई अमेरिका, हस्बैंड चला गया ऑस्ट्रेलिया, 6 महीना बाद पता चला कि उधर वो मिस्टर जॉन के साथ है, सर में मिस्टर नी के साथ। बात समझिएगा, मतलब एक कल्चर अलग। इसलिए इंडिया, भारत सरकार को सुन लीजिए, भारत सरकार को जियो पारसी योजना, भारत सरकार एक योजना चलाई है। पता है भारत में सबसे ज्यादा, सबसे कम संख्या में कौन से धर्म के लोग हैं? पारसी। इतना तेजी से उनकी जनसंख्या खत्म हो रहा है कि भारत सरकार को डर है कि कहीं पारसी धर्म यहां से गायब ना हो जाए, और उनको प्रोत्साहन दे रही जियो पारसी योजना। एक योजना चलाया मनमोहन सिंह ने जिसका नाम था जियो पारसी योजना फेज 1। हम मोदी जी ने उसको क्या कर दिया, फेज 2 चला दिया है। अभी मिजोरम में एक जनजाति जिससे जनसंख्या कम हो रहा था तो उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जा रहा है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। बिहार में ये सब इनाम नहीं है, यहाँ यूपी बिहार में सब, मिजोरम में, नागालैंड में, अच्छा जो भी हो। तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में अगर इस तरह का योजना चला दिया जाए तो फिर पॉपुलेशन विस्फोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भूलेंगे आप? कब दिया गया? 1929 में। कब दिया गया? 1929 में। इससे बेहतर तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी समझा नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तो चलिए इसको लिखवाएंगे अगले क्लास में। आज हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, माल्थस, और कल आप लोग को पीडीएफ के रूप में जो 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं वो ला करके हम आपको दिखा देंगे। कोई दिक्कत? कैसा लगा क्लास आज का? चलिए मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।